नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबर से। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। शनिवार को हिंसक प्रदर्शन में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 96 सुरक्षाकर्मी समेत 126 घायल हो गए हैं। 3 पुलिस वाले लापता बताए जा रहे हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई हैं और हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। साथ ही आज होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा टाल दी गई है। इस बीच सीएम महबूबा मुफ्ती ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर घाटी में हालात सामान्य करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। गृह मंत्री ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। मैं कश्मीर की जनता से अपील करता हूं कि कृपया वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो पूरी तरह से वो सहयोग करें। कश्मीर में इस वक्त फिलहाल हालात काफी तनावपूर्ण है। कल की हिंसा के बाद फिलहाल आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का कल इनकाउंटर के बाद कल हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे और इसी के दौरान हिंसक प्रदर्शन में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 96 सुरक्षाकर्मी समेत 126 लोग इस प्रदर्शन में घायल हो गए हैं। 3 पुलिस वाले लापता हैं, लेकिन अभी तक स्थिति को पूरी तरह कंट्रोल में नहीं किया जा सका है। कई इलाकों में कर्फ्यू लग गया है। इंटरनेट सेवाएं भी फिलहाल रोक दी गई हैं और अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। आज यूजीसी नेट की परीक्षा होनी थी, जिसको टाल दिया गया है। कश्मीर में हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बुरहान वानी को मार गिराया। इस आतंकी पर 10 लाख रुपए का इनाम था और यह कितना खूंखार है इससे आप समझ गए होंगे। लेकिन इस आतंकी के खात्मे पर कश्मीर में हमेशा देश के खिलाफ बातें करने वाले नेता आंसू बहा रहे हैं। कई सवाल भी खड़े होते हैं। बुरहान जैसे आतंकवादी को हीरो जैसा ट्रीट करना कितना जायज है? वीडियो में दिख रहा ये चेहरा हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय और मोस्ट वांटेड आतंकी बुरहान अशरफ वानी का है। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। 21 साल के बुरहान को सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में हुए एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन कश्मीर में सियासत की रोटियां सेकने वालों को सुरक्षा बलों की कामयाबी का जश्न पच नहीं रहा है। वो एक आतंकी की मौत पर मातम मना रहे हैं और इसी मातम में उन्होंने श्रीनगर बंद का ऐलान तक कर दिया है। सवाल ये है कि आखिर एक आतंकी की मौत पर मातम क्यों? आतंकी की मौत पर सियासत क्यों? जम्मू कश्मीर में जो नेता सुरक्षा बलों की वजह से पूरी तरह से महफूज हैं, आराम से जी रहे हैं, वही अब आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद राज्य में हालात बिगड़ने की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, बुरहान वानी ना ही पहला शख्स था जिसने बंदूक उठाई और ना ही वो आखिरी होगा। ये बड़ी खबर है और घाटी में कुछ दिन तनावपूर्ण रहने वाले हैं। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज रोक दी गई हैं। कई जगहों पर प्रतिबंध, कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया गया है। जब तक आप भारत का संविधान लागू नहीं करेंगे, धारा 370 में आप संशोधन नहीं करेंगे, कितने उग्रवादियों को मारेंगे, कितने को गिराएंगे, कितना प्रोपेगेंडा करेंगे, इसमें कोई भी बेसिस नहीं है। ये कोई भी समाधान नहीं है। बुरहान वानी तब सुर्खियों में आया था जब पिछले साल उसका एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर एक्टिव बुरहान सुरक्षा बलों के लिए सरदर्द बन गया था। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर के युवाओं को बरगलाने में उसके कई वीडियो सामने आए थे। आतंकी बुरहान ने घाटी में सैनिक कॉलोनियों और कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनी बनाए जाने पर हमले की धमकी भी दी थी।
अनंतनाग में पिछले महीने 3 पुलिस वालों की हत्या के बाद बुरहान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके और हमले की चेतावनी दी थी। कश्मीर के त्राल का रहने वाला बुरहान साल 2010 में महज 15 साल की उम्र में ही हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ गया था। बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लिए, क्योंकि बुरहान वानी वो शख्स था जिसने टेररिज्म का पूरा जाविया ही चेंज कर दिया। सब पहले तो लोग छुपा करते थे और पुलिस को, इंटेलिजेंस को पता करना पड़ता कौन टेररिस्ट है कौन नहीं है। ये शख्स था जिसने सोशल मीडिया पर आके आर्मी फटीक्स में अपने नेम प्लेट लगा के डिक्लेयर किया कि हम टेररिस्ट हैं। इसके मारे जाने का कई असर होंगे। एक तो कासिम जो साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ था, वो पाकिस्तानी था, 5 साल से कश्मीर में फैला हुआ था, बहुत युवकों को जोड़ रहा था। और दूसरा ये, उनका जो मनोबल है लोकल्स का बहुत बड़े पैमाने पर गिरेगा। हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की सोच चौंकाती है, वो भी तब जबकि उन्हें इस बात का पता है कि बुरहान एक आतंकी है। साथ ही एक आतंकी के लिए सियासत की दुनिया से जुड़े लोगों का यह दर्द समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी खालिद हुसैनी हमारे साथ हैं। खालिद, जानना चाहेंगे आज फिलहाल कश्मीर में हालात कैसे हैं? देखिए, हालात बड़े तनावपूर्वक बने हुए हैं। कल की तरह ही आज दक्षिणी कश्मीर के सभी जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और श्रीनगर के तमाम उन पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है जहां कल हिंसक प्रदर्शन हुए थे। वहीं अगर हम उत्तरी कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी कई जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा आज भी ठप है। जम्मू से आज भी अमरनाथ यात्रा का जत्था नहीं चला, लेकिन बाजदल और पहलगाम से रूटीन में यात्रा कल भी चली है और आज भी चली है। आज अतिरिक्त सुरक्षा बलों को 6 कंपनी जो सीआरपीएफ की, उनको श्रीनगर भेजा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज एक कैबिनेट बैठक होगी जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और बाकी मामलों का समीक्षा लिया जाएगा और एक रणनीति बनाई जाएगी कि इन माहौल को, ये जो उत्पन्न हुई है स्थिति, इससे कैसे निपटा जाए। कुल मिलाकर अगर देखें कि हालात तनावपूर्वक बने हुए हैं। मरने वालों की संख्या करीबन 12 पहुंच चुकी है। 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें करीबन 96 के करीब जो है सुरक्षा कर्मी हैं जो घायल हैं। तनाव भरा हुआ है और कोशिश ये है कि इस तनाव भरी स्थिति को आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया खालिद हुसैनी इस पूरे खबर पर अपडेट के लिए आपका। आपसे आगे भी इस पूरी खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर से अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर लगातार बारिश से बाढ़ के हालात हैं और हालात काफी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। सब सारा सामान भीग गया हमारा और घर भी टूट गया। रात को पानी आया, पूरा सामान बह गया। हमारे यहाँ शादी है आज। हमारी झुग्गी बह गई सर। 12 बजे रात से हम लोग परेशान है, पूरा सामान बह गया है। ज्यादातर झुग्गी बस्तियां हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूब गई हैं। मुझे लगता है कि संकट है, लेकिन मुकाबला कर लेंगे। नहीं, कोई नहीं आया। मत मकान गिर गया ये वाला, आप अभी जाइए। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। आधा मध्य प्रदेश बाढ़ की चपेट में है, लाखों लोग प्रभावित हैं। हालात इतने खराब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को राहत की कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी है और अगले 24 घंटे और भारी बारिश की आशंका है। मध्य प्रदेश में जल का आपातकाल। आधे एमपी में तबाही, आधे में अलर्ट।
ऐसी ही तस्वीर आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश की है। घरों के नाम पर सिर्फ छतें दिख रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां कागज की नाव सी लग रही हैं। समंदर में अगर घर बना हो तो ऐसा ही दिखता है। चारों तरफ पानी है, बीच में ये घर। अब बाजार की तस्वीर देखिए। मॉल में पानी है, कार बहकर मॉल में घुस चुकी है। दुकानें खुल नहीं सकती है। अगर यहां तक पहुंचना हो तो नाव से आना होगा। भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पूरा सामान भीगा है हमारा, और गोदरेज मुदरेज पूरी भीग गई। पूरा बिस्तर बोरिया भरा है, पूरे गेहूं भी भरा है, पूरे भीगा सर। सब सारा सामान भीगा हमारा, और घर भी टूट गया। राजीव नगर के इस घर पर तो सैलाब का ऐसा कहर टूटा कि सारी खुशियां ही खत्म हो गई। आधी रात को अचानक आए तेज सैलाब में घर की दीवार बह गई। आज शादी की शहनाई बजनी थी, लेकिन अब ये क्या करें? क्या हुआ है? रात को पानी आया, पूरा सामान बह गया। हमारे यहाँ शादी है आज, पूरा दूल्हे का पूरा सामान बह गया। दूल्हा बैठा है, आप कैसे करेंगे शादी? राजीव नगर के बाकी इलाकों का भी यही हाल है। कहीं कुछ नहीं बचा है। मेरे पीछे देखें तो जितने भी घर हैं यहाँ बस्ती के, उन सभी में पानी भर गया है। और दूर दूर तक जहाँ भी नजर जा रही है, अगर आप देखें तो यहाँ पर किस तरीके से जो नाले हैं वो उफान पर हैं और पानी का तेज बहाव यहाँ पर है। अभी कुछ देर पहले ही एक लड़के की यहाँ पर जान जाते जाते बची है, क्योंकि तेज पानी की वजह से जो घर है वो उसका बह गया था और घर वालों को बचाने के चक्कर में वो तेज पानी के बहाव में आ गया और फिर नगर निगम और पुलिस के जवानों को उसको बचाना। ये जाट खेड़ी इलाका है। यहाँ भी आधी रात में बारिश ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस महिला के सामने सब कुछ बह गया। हमारी झुग्गी बह गई सर। 12 बजे रात से हम लोग परेशान है, पूरा सामान बह गया है। हम दोनों माँ बेटे हैं, पूरा सामान चला गया। 12 बजे रात से ऐसे ही भीग रहे हैं। हालात बेहद खराब है। सड़कें समंदर बन गई हैं। लोगों के घर झील में तब्दील हो गए हैं। ये भोपाल के निचले इलाके की हालत है। सब कुछ टूट गया। गरीबी पहले से थी, आगे की जिंदगी और मुश्किल है। भोपाल में हुई तेज बारिश में कई लोगों के आशियाने पूरी तरीके से उजड़ गए। हम इस वक्त जाट खेड़ी इलाके में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देखें कि ये जो पूरा घर है ढह चुका है इस वक्त तेज बारिश में। और यहाँ जो लोग रह रहे थे उन्हें मजबूरन यहाँ से बेदखल होना पड़ा है। घर की जो कच्ची दीवारें हैं, हालांकि ये कच्चा मकान था जो तेज बारिश में ढह गया है। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ा है। भोपाल में 10 साल बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं। अगले 24 घंटे और बारिश का अनुमान है। 1996 में 2006 में जो दृश्य देखा था वही दृश्य हम दोबारा से एक बार देख रहे हैं। रात को तो सड़कों की ये स्थिति जैसा लगी नहीं था कि सड़कें ऐसा लग रहा था हम तालाबों में से जा रहे हैं। और अभी भी आप जो स्थिति देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक आप जो देख रहे हो सड़क है ये पूरी, लेकिन अभी तालाब में तब्दील हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों से पूरी डिटेल ली। सागर का बता दें। सागर में सर पन्ना में 2 डैम टूटे हैं। तो फॉर्चुनेटली जो लीकेज वहाँ शुरू हुआ तो स्थिति कंट्रोल है सर। और अभी कहीं पानी भरा या काफी गिरे हैं सतना पन्ना दोनों में से। तो मैंने अभी बोल दिया फोन से और मैसेज भेज दिया हूँ कि आप सर्विस शुरू कराइए, क्योंकि हम सब ज्ञापन पे भेजेंगे दिल्ली। क्या फंसे? बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान खुद कई ऐसे इलाकों में गए जहां पानी भरा हुआ है। अभी भी पानी की संभावनाएं है, लगातार पानी गिर रहा है। इस संकट से जनता को निकालें, टीमें बना दी गई है। हमारे सारे अलग अलग सेक्टर के अधिकारी हैं जो लगातार घूम रहे हैं और नौजवान और जनता भी साथ में है। मुझे लगता है कि संकट है लेकिन मुकाबला कर लेंगे। शिवराज ने कहा कि परिस्थिति खराब है मगर हम इस पर काबू पा लेंगे। हालात से निपटने के लिए 1,10,000 राहत कर्मी तैनात हैं। राहत आयुक्त ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। भोपाल में लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में बंद करने के लिए कह दिया है। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 24 सेंटीमीटर यानी लगभग 10 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि और बारिश होने वाली है। साफ है भोपाल के लोगों की परेशानी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, भोपाल।
अब बात कर लेते हैं विजय माल्या की, जिसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के आंतरिक ऑडिट में पता चला है कि उसके फंड का डायवर्जन किया गया। डायवर्जन 2010 से 2014 के दौरान किया गया और ये डायवर्जन माल्या से जुड़ी कंपनियों को किया गया। ऑडिट के मुताबिक 300 करोड़ रुपए के गलत सौदे हुए, साथ ही फंड का डायवर्जन माल्या से जुड़ी कंपनियों को किया गया। बताएं आपको कि माल्या पर आरोप है कि उन्होंने पैसे का गलत तरीके से उसे ट्रांसफर किया। अब यूएसएल की आंतरिक ऑडिट से माल्या की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आनंद चौहान और सेब के कारोबारी चुन्नीलाल को शुक्रवार देर रात ईडी ने पूछताछ के लिए चंडीगढ़ बुलाया था। 5 घंटे की पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद आनंद चौहान को पीजीआई चंडीगढ़ भी ले जाना पड़ा, जहां पर उनके मेडिकल टेस्ट करवाए गए। जानकारी के मुताबिक आनंद चौहान ने वीरभद्र के नाम पर एलआईसी पॉलिसी में निवेश किया था। और इस पूरे मसले पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार बदले की राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि वीरभद्र सिंह को नैतिक आधार पर पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। Vijay Mallya was permitted to flee with 9,091 crore rupees and he is seen either in race courses or in IPL matches, and Government of India does nothing about it, while you prosecute, persecute and hound your political opponents. It's a case of straight political witch hunt and vendetta. Modi ji will never succeed in tarnishing the image of one of the most capable and senior most chief minister of India, Shri Veerbhadra Singh. कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच चल रही है और लगातार हम लोग वहां विरोध भी कर रहे हैं और सीबीआई की जांच हो रही है। आपने करप्शन किया है, नैतिक आधार पर तो उनको बहुत पहले से ही इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सोनिया जी और राहुल जी दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे हैं, 50,000 का मुचलका उन्होंने भरा हुआ है, इसलिए उनको खुली छूट है सोनिया जी राहुल जी की तरफ से, इसलिए वो वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन उसका खामियाजा हिमाचल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कैसे बिल्डर ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं, आइए अब आपको ये दिखाते हैं। होम बायर्स की मुश्किलें कम नहीं हो रही। द्वारका एक्सप्रेस सेक्टर 109 गुड़गांव में रहेजा अथर्वा के बायर्स इसलिए परेशान हैं कि बिल्डर रहेजा ने ओसी गैर कानूनी तरीके से हासिल की है और फार भी बायर्स के कंसेंट के बिना बढ़ाया गया। पहले पोजीशन के लिए लड़ाई और अब जमीनी सुविधाओं के लिए जंग। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जाने माने बिल्डर रहेजा की, जिसने पहले फ्लैट देने में 3 साल की देरी की और अब बायर्स बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं। होम बायर्स इतने परेशान हैं कि अपने फ्लैट के बाहर पोस्टर लगा दिया है। रहेजा डेवलपर्स ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा प्रोजेक्ट 2011 में पोजीशन देने का वादा किया था। 2007 में कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बावजूद ग्राहकों को घर मिला 2014 में। वहीं बायर्स का आरोप है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बगैर एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए दे दिया गया, फायर इक्विपमेंट्स नहीं लगाए गए, जबकि पेपर पर फायर एनओसी दिया गया है। 2015 के बाद से फायर एनओसी रिन्यू नहीं हुई है। बायर्स का आरोप है कि बिजली पानी का कनेक्शन भी नहीं है। फिलहाल पानी टैंकर से दिया जा रहा है और बिजली जनरेटर से दी जा रही है। आरोप यह भी है कि बिल्डर को केवल 528 फ्लैट बनाने की मंजूरी थी, लेकिन उसने 705 फ्लैट बना दिए। 30% ग्रीन एरिया देने का वादा किया था, लेकिन दिया केवल 10%। फायर एनओसी का कोई काम कंप्लीट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी ये कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड आने के लिए रोड चौड़ी कर रहे हैं, जो कि इनको प्रोजेक्ट ओसी देने से पहले, पोजीशन देने से पहले करना चाहिए था। हमारे डक्स नहीं है नीचे प्रॉपर,
हमारे पास प्रॉपर आप देखेंगे तो बहुत सारी टावर्स के पीछे भी जाने के लिए फायर ब्रिगेड के लिए रोड्स नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्लैट्स बना करके और बाकी सारे एनवायरमेंट इश्यूज डंप कर दिए। तो यहाँ पे हार्ड लेट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हार्ड लैंडस्केपिंग सैंक्शन थी, सैंक्शन प्लान के मुताबिक, जो कि आप देखते हैं आज समय लेवल्ड हो चुकी है। ये सिर्फ फायर ब्रिगेड को चलाने के लिए, एक एनओसी पास कराने के लिए, ताकि एनओसी मिल जाए और ये अपना काम करके अपना यहाँ से भाग जाए। बायर्स का कहना है कि 2 साल से बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया इस रहेजा अथर्वा प्रोजेक्ट का, जिसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस थी ही नहीं। अगर आप उसको देखेंगे डेट वाइज वो भी 5 साल की थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप दूसरी हिसाब से देखेंगे कि अप्रेजल कराना था, एक्स्ट्रा फ्लैट्स बना दिए, एक्स्ट्रा टावर्स बढ़ा दिए, स्कोप चेंज कर दिया, उसके हिसाब से भी नहीं किया। तो किसी भी वे के अंदर अकॉर्डिंग इनके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस आज के टाइम भी 2 साल बाद भी ओसी के इनके पास नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक बिल्डर की मनमानियों का दौर चलता रहेगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। और यह खबर दिखाए जाने के बाद इसका असर भी हुआ। द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा प्रोजेक्ट के होम बायर्स को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अधिकारियों ने बुलाया है। सोमवार को दोपहर 12 बजे RWA के मेंबर्स और बायर्स को मीटिंग के लिए बुलाया है। साथ ही विंग ने जी मीडिया की रिकॉर्डिंग की फुटेज भी मंगवाई है। आपको बताएं, कल से जी बिजनेस लगातार दिखा रहा है रहेजा अथर्वा प्रोजेक्ट के होम बायर्स को बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। होम बायर्स की परेशानी का आलम यह है कि अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर वो विरोध जता रहे हैं। दरअसल रहेजा डेवलपर्स ने 2007 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया, 2011 में पोजेशन देने का वादा किया, लेकिन 2014 में इसका पोजेशन फिर दिया। और अब बायर्स का आरोप है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया गया है। साथ ही बिल्डर्स के धोखे से परेशान बायर्स को रियलिटी मिथ ने गांधीगिरी का रास्ता दिखाया है। रियलिटी मिथ बायर्स को प्रदर्शन का रास्ता छोड़कर समस्या के समाधान के लिए रास्ता दिखा रहा है। दरअसल रियलिटी मिथ ने मुहिम शुरू की है थैंक्स बिल्डर्स। रियलिटी मिथ का कहना है कि बिल्डर्स को यह समझाने की जरूरत है कि वो प्रोजेक्ट डिलीवरी पर फोकस करें। ऐसे में बायर्स और बिल्डर मिलकर इस दिक्कत को दूर भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में सुपर एसएमई अवार्ड्स 2016 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड समारोह में डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में अलग पहचान बनाने वाली कंपनियों को सम्मानित किया गया। एसएमई सेक्टर के ऐसे सितारों से मिलिए सुपर एसएमई अवार्ड्स में। एसएमई पोस्ट और वाज़मी द्वारा स्मॉल एंड मीडियम उद्योगों को बेहतर पहचान और सम्मान देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में सुपर एसएमई अवार्ड 2016 के फर्स्ट एडिशन का आयोजन किया गया। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से एसएमई सेक्टर को एक मंच प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से एसएमई सेक्टर के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने उत्पादन और सेवा क्षेत्र में इनोवेटिंग थिंकिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटजीज, स्मार्ट मार्केटिंग, बिजनेस ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ साथ एक्सपोर्ट सेक्टर में अद्भुत प्रयास कर पूरे एसएमई सेक्टर के सामने एक अनोखा उदाहरण पेश किया। एमएसएमई मिनिस्टर कालराज मिश्रा ने डिजिटल मीडिया स्टार्टअप एसएमई पोस्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एसएमई क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देने की राह में एक अनोखी पहल है। SMEpost.com के माध्यम से सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए आम उद्यमी तक एमएसएमई की सारी योजनाओं को प्रसारित करें और साथ ही साथ लोगों के मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें कि एमएसएमई के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है। हर एक जो इन्फॉर्मेटिव इनिशिएटिव कोई भी लेगा वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अवेयरनेस पहुंचाने के लिए जितने भी मीडियम हो उतने ही कम है। डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में एक अलग पहचान बनाने वाली कंपनीज को पूरे देश से लगभग 35,000 नॉमिनेशन के द्वारा चयन किया और अंतिम 20 सुपर एसएमईज का सिलेक्शन प्रतिष्ठित ज्यूरी पैनल के द्वारा उनके अद्भुत योगदान के अनुसार किया गया। It is very encouraging for a company like us to get these awards. एसएमई के अंदर कंपनीज को ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती। एसएमई पोस्ट के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं और स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़रूर बहुत फ़ायदा मिलेगा। विजेताओं ने इन अवार्ड्स को एसएमई क्षेत्र और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान का कदम बताते हुए देश के विकास में अहम योगदान बताया।
अतुल रावत, जी मीडिया।